तो मुझको लगता है कि बाबा साहब ने जो कहा, मैंने दलितों के लिए बाबा साहब ने ये कहा कि कैपिटलिज्म एंड ब्राह्मणिज्म दीज आर द टू एनिमीज ऑफ रिवॉल्यूशन। तो यदि यहाँ के जो ये नई क्रांति वाले, जो नई क्रांति के चाहने वाले लोग हैं, उन लोगों ने यदि ब्राह्मणिज्म और कैपिटलिज्म ये दोनों के खिलाफ सही दिशा में आंदोलन करने की कोशिश की, जो कि बाबा साहब ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया है। बाबा साहब ने न वहाँ कोई मनुस्मृति का डायरेक्ट उल्लेख किया, न कोई मार्क्सिज्म का डायरेक्ट उल्लेख किया, लेकिन बाबा साहब ने जो भी प्रावधान किए उसमें मार्क्सिज्म 100% दिखता है मुझको। स्टेट सोशलिज्म, मार्क्सिज्म के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। हालांकि उसको इन्होंने भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की। बहुत महत्वपूर्ण किताब। हाँ, उनका जो स्टेट्स एंड माइनॉरिटी नाम का जो प्रबंध था, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को सबमिट किया था, और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जिम्मेदारी उन पर आई तो उन्होंने इस प्रकार के प्रोविजंस को वहाँ रखने की कोशिश की। अब यदि कम्युनिस्ट, यदि सोशलिस्ट और बाकी के जो प्रोग्रेसिव विचारधारा है, जो उनको लगता है या भारत एक बहुत ही सशक्त गौरवशाली राष्ट्र बने, अपनी सीमित धारणाओं में नहीं, एक वैश्विक धारणाओं के साथ यदि सामने आने की कोशिश करें, मार्क्सिज्म कोई रशियन ओनली, इट इज़ नॉट ओनली फॉर रशिया, वो वैश्विक एक विचारधारा है। आम्बेडकर एक यदि वैश्विक विचारधारा है तो आम्बेडकर मार्क्स के बाद का एक नया आकलन है। ये लोगों को जब तक रियलाइज नहीं होगा, और आम्बेडकर माने केवल दलित नहीं है। हम लोग थोड़ा सा इसको जानना चाहते हैं कि जैसे साहित्य से जितना क्रांतिकारी साहित्य रशिया से यहाँ आया, लूशुन का है, फिर गोरकी का है, तमाम जो आए वो तो बहुत बेहतरीन थे। तभी तो बाबा साहब ने गोरकी के साहित्य को सब में पहले लाया इस देश में। तो भारत का अपना दलित साहित्य भी जो रहा है, अभी तो उसको कहना पड़ेगा हमको दलित साहित्य, क्योंकि हम ऐसा टाल नहीं सकते। एक विरासत के रूप में यहाँ इस क्रम तक आया। इसमें जो ठहराव आया दलित साहित्य में, ये ठहराव आने के कारण क्या हो सकते हैं? इस ठहराव से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? संभावना हर आंदोलन में, हर धाराओं में आती है, एक सीमा के बाद में उसमें कुछ ना कुछ रुकावट, सीमाएं, इसको तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? मेरा अपना एक विश्लेषण ये रहा है कि यहाँ का जो दलित साहित्य का आंदोलन जो था महाराष्ट्र में, जिस प्रकार से उसकी शुरुआत हुई थी और भारत के अन्य भाषाओं में भी उसका प्रचलन हुआ, हम लोगों ने इस प्रकार की कोशिश भी की थी। आपको याद होगा कि विमल कीर्ति ने यहाँ हिंदी दलित साहित्य सम्मेलन का आयोजन करने की कोशिश की। उसके पहले भी हमने दलित साहित्य सम्मेलन लेने की कोशिश की, और उसमें भारत के तमाम विचार करने वाले थे, कवि थे, लेखक थे, उन लोगों को उसमें जोड़ने की कोशिश की। हिंदी भाषी लोगों के लिए तो विमल कीर्ति ने इस प्रकार के माने जितने भी प्रोग्रेसिव राइटर्स थे, फिर वो कमलेश्वर से लेकर तो बाकी हंस वाले हो या उत्तरार्ध वाले हो या कलम वाले हो, हम लोग साथ में थे और ये सब बातें हो रही थी। लेकिन जैसा कि इंटरनेशनल लेवल पर जिस दलित साहित्य का प्रचलन हुआ, वो कोई मूलतः अम्बेडकर वाली दलित साहित्य का नहीं हुआ। जैसे कि ढसाल हुआ या बागुल हुए या दया पवार हुए, मेरा अपना ये मानना है कि दलित साहित्य की एक मूल प्रेरणा बुद्ध और अम्बेडकर जब मानने लगे तो इनकी जो विशेषताएं रही है, फिर वो दया पवार हो, बागुल को उसके बाद में आए, या ढसाल हो, इन लोगों की, एक अर्जुन लांगले हो, इन लोगों की जो बिलोंगिंग थी वो अम्बेडकर के नाम पर लेफ्टिस्ट, सोशलिस्ट, इन लोगों के साथ हो रही, उनके वो आंदोलनों से डायरेक्ट जुड़े हुए रहे। और इंटरनेशनल लेवल पर जिन दलित साहित्यकारों को ट्रांसलेट किया गया, उनमें ये लोग थे। उनमें खांडेकर नहीं था, उनमें इमो नारनवरे नहीं था, उसमें गंगाधर पानतावणे नहीं थे। तो सही माने में जो दलित साहित्य लोगों तक जाना चाहिए था, तो फिर तो एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, डेफिनेटली ये प्रश्न खड़ा हो सकता है कि चूंकि
ब्लैक पैंथर अमेरिका में, हाँ यूरोप और अमेरिका में जो आंदोलन खड़े होते हैं वो पूरे विश्व में बड़े जल्दी पहुंचते हैं। जबकि भारत जिस तरह का मुल्क है, भारत के लोगों की जो बनावट है, सामाजिक राजनीतिक जो बनावट है, आर्थिक बनावट है, उस बनावट के दृष्टिकोण से तो जो दक्षिण अफ्रीका है, ब्लैक जो 52 नेशंस कंट्रीज है दक्षिण अफ्रीका के, उसके करीब होना चाहिए था यहाँ का दलित पैंथर के आंदोलन का स्वर, लेकिन वो वहाँ नहीं दिखते हुए इधर ज़्यादा दिखता है। आप जो बात रख रहे हैं तो इस पे भी तो कुछ बात होनी चाहिए। डेफिनेटली होनी चाहिए। तो मेरा अपना एक आकलन है कि जैसा कि अफ्रीका के लोगों से अब मंडेला से हम जोड़ने की कोशिश की, उसका कारण है कि मंडेला को अम्बेडकर मालूम है, अफ्रीकन लोगों को अम्बेडकर मालूम नहीं। अभी वहाँ कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं अम्बेडकर को, बड़ी संख्या में अभी कोशिश हो रही है वहाँ। दूसरा एक कारण है कि अफ्रीका का जो जियोलॉजिकल या बाकी का सोशल जो स्ट्रक्चर है जो गांधी से प्रभावित था, यहाँ के मारवाड़ी गुजरातियों से प्रभावित था। अब गुजराती और मारवाड़ी ये तो अम्बेडकर को स्वीकार करने वाले नहीं है, जैसा यहाँ के भारत। यहाँ का जो इंटेलेक्ट था, जो दलित साहित्य की भूमिका भी पे बढ़ चढ़ के काम कर रहा था, लिख रहा था, वो दलित पैंथर ब्लैक पैंथर से ज़्यादा प्रभावित हुआ बनिस्बत अफ्रीकन साहित्य से। अफ्रीकन साहित्य में एमी सेजार है, मालकम है, फिर थुंगी है, ये तो बड़े साहित्यकार हैं जिन्होंने भाषा के सवाल पे, संस्कृति के सवाल पे जो काम किया है, वो तो हमारे भारतीय परिस्थिति के अनुकूल दिखते हैं। इसका एक कारण ये है कि जो इंटरप्रिटर्स है, इसके लिए इंटरप्रिटर्स की ज़रूरत है जो दलित साहित्य भी समझ सके, अफ्रीकन लिटरेचर भी समझ सके और दोनों में एक कड़ी निर्माण करने की कोशिश करे। तो इसमें होता है कि हम लोग जो दलित साहित्य या अम्बेडकराइट साहित्य की भाषा बोलने वाले, उन लोगों के सामने पब्लिसिटी के उतने मीन साधन नहीं है, और उसके लिए जो एक आर्थिक इंडिपेंडेंस चाहिए जो निग्रो लोगों के पास है। यहाँ के दलितों को जो एक आर्थिक विवंचना का परिणाम भुगतना पड़ रहा, वहाँ के ब्लैक लोगों पर ये बात नहीं। नहीं, कहने का मतलब है कि नहीं, भारत में महाराष्ट्र से ज़्यादा प्रभावी रूप से होता दलित साहित्य, हाँ है ना। यहाँ भी दलित साहित्य को जो लीड कर रहे थे आगे, साड़ है, बाबुरा बाबू है, जवी है, फिर आप भी थे उस क्रम में, यहाँ से और भी यशवंत मनोहर भी थे, यानी मैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ठीक है, ठीक ये सब बात कह रहा हूँ। तो ये जहन में बात क्यों नहीं आई कि अफ्रीका का जो साहित्य रचा जा रहा है वो साहित्य हमारे करीब का है, उसको हमने केंद्रित करके अपनी चीज़ों को भी करना चाहिए। हाँ, ये प्रश्न है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब होता क्या है कि आंदोलन की शुरुआत, अभी यहाँ आंदोलन की शुरुआत हुई है, समझो 1960 से बोलो, और यहाँ जो लेखक वगैरह था या जो विचार करने वाली जो पीढ़ी थी, वो माने एक ही साथ बहुत सारे जिनको हम एक ही साथ बहुत सारे आंदोलन से जुड़ी हुई थी। माने हम केवल लिखना ये हमारा मकसद नहीं है, उसके साथ साथ जो भी सामाजिक आंदोलन होते, जो भी राजकीय आंदोलन होते, या भी जो भी वैश्विक आंदोलन है, उसमें भी हमारा कुछ पार्टिसिपेशन हो। इसलिए जैसे कि अब एक कवि बोलो जो एक अपने जीवन की एक उद्देश्य मान लेता है कि मैं कविता ही करूँगा, उसके लिए वो पूरा समर्पण करता है, उसके लिए जो भी साधन इकट्ठा करने पड़ते हैं वो करता है, या उसको उस प्रकार का सपोर्ट मिलता है, समाज से बोलो या जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। इस प्रकार के जिसको हम समर्पित लेखक विचारक अम्बेडकर समाज को नहीं मिले। अच्छा, एक अभाव था, एक बहुत आज भी है, वो आज भी है। अभी वो कह रहा, अभी यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर्स है जो अभी रिसर्च कर रहे हैं या जिनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के साथ साथ फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी हो रही है, उन लोगों का इसके प्रति ध्यान जा रहा है। और वो केवल अम्बेडकराइट नहीं, दुनिया की तमाम प्रोग्रेसिव विचारधाराओं को अब अम्बेडकराइट मूवमेंट से, अम्बेडकरी तत्वज्ञान से जोड़ने की और उसका विश्लेषण करने की कोशिश में है। मेरे सामने ऐसे कुछ नाम है, मसलन
मसलन जैसे कि अभी वो श्री राम गवाने ने वो किताब लिखी, उसमें 50 महाराष्ट्र के मराठी भाषी लेखकों को इकट्ठा किया, उनको एक सब्जेक्ट दिया उन्होंने, और उसमें उन्होंने दुनिया भर जो अनेक प्रकार की विचारधाराएं चल रही उसका और आम्बेडकर आंदोलन से क्या ताल्लुकात हो सकता है, या आम्बेडकर किस प्रकार से उसको इंटरप्रेट कर सकते, इस प्रकार के कुछ रिसर्च पेपर्स उन्होंने इकट्ठा किए। मेरा भी अपना एक आम्बेडकर तत्व ज्ञान की एक वहाँ किताब है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अभी आम्बेडकर को विश्लेषित करने के लिए तमाम, केवल अफ्रीकन ही नहीं, केवल रशियन ही नहीं, केवल अमेरिकन ही नहीं, इवन चाइनीज, जापानीज, ये बाकी सब जगह की जो विचारधारा है उनका आम्बेडकराइट आंदोलन के प्रति क्या रुझाव रहना चाहिए, आम्बेडकरी आंदोलन का उनके प्रति क्या रुझाव रहना चाहिए, इस प्रकार की बातें अब लोग सोचने लगे, करने लगे हैं। जितनी व्यापकता आएगी उतनी गहराई डेफिनेटली आएगी। अभी आपसे थोड़ा सा ये भी तो जानना चाहेंगे कि जो भी दलित साहित्य लिखा गया है, देखिए इसको इस तरह से अभी सोचने में वो नहीं है, लेकिन उसने तो विश्व पटल पे एक नाम स्थापित किया है, शोषित, दमित, पीड़ित लोगों का स्थापित किया है, मूल्यों को भी स्थापित किया है, भाईचारे को भी स्थापित किया है इस साहित्य ने। तो इस साहित्य में आपको कौन सी कृतियाँ, कौन सी कविताएं अच्छी लगी, उसका भी जिक्र हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा अपना एक अध्ययन रहा है कि दलित साहित्य जो महाराष्ट्र से निकला उसका प्रभाव बाकी भाषाओं पर जो हुआ, तो बाकी भाषाओं का जो दलित लिटरेचर है वो इंटरनेशनल पटल पर वो जा रहा। यहाँ के आम्बेडकर दलित साहित्य का प्रचलन उतना बाहर नहीं जा रहा। अब जैसे यूपी तो हिंदी बेल्ट बहुत बड़ा बेल्ट है और वहाँ के विचारक भी है, वो अपने आप को आम्बेडकराइट मानते, लेकिन वो बुद्धिस्ट नहीं मानते। और आपको जैसे कि वहाँ की प्रोग्रेसिव जो पत्रिका है, अब वहाँ लिखा तो बहुत जा रहा, संख्या में बहुत सारा लिखा जा रहा, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर की जो ओरिजिनल थिंकिंग है, बेसिक थिंकिंग, उसके प्रति वो उतने वफादार नहीं लगते जितने महाराष्ट्र के लगते। इसका कारण मैं ये नहीं बताता कि बाबा साहब महाराष्ट्र में पैदा हुए इसलिए वो ज़्यादा वफादार है। सवाल ये है कि तुम्हारे दृष्टि का जो एक अंतर्दृष्टि तुम्हारी जो है, आप ये बात जो करते हैं बाबा साहब के विचार, तो जैसे बिहार में ललई सिंह, हाँ, जिनके अभी 6 वॉल्यूम आए, वो भी शोषित लोगों के बीच में काम करते थे, जिन्होंने काम किया, और भी ऐसे लोग हैं। तो फिर रैदास जी, है ना, या फिर खासीदास। तो महाराष्ट्र में जो संत हुए उसी के संदर्भ में कई संत, यहाँ के संत परंपरा में भी दलित विषय को तलाश है, जिसमें काम भी हुआ, काम जैसे रैदास को नहीं लिया गया। यहाँ महाराष्ट्र में रैदास तो अपनी अपनी पृष्ठभूमि में सब अपना काम कर रहे हैं, और अम्बेडकर को जिन्होंने वहाँ लेके गया वो तो हिंदी पट्टी में ले जाने का काम तो काशीराम ने किया। हाँ, अब यही एक बहुत बड़ा विडम्बन है, यही एक अब ये विडम्बना है, दुर्भाग्य है कि इसको एक अच्छी बात माने कि कम से कम अम्बेडकर गए, ये भी नहीं मैं देखिए, मैं हमेशा आने वाली जनरेशन को जो लीडर है उनका हमेशा स्वागत करता हूँ। मुझको इसमें आनंद प्रतीत होता यदि कांशीराम ने बाबा साहब का आंदोलन पूरे सामने ले जाने की कोशिश की होती। बाबा साहब का आंदोलन नकारना, बाबा साहब का नाम लेना और अपने आंदोलन की निर्मित करना, ये कांशीराम का मकसद रहा है। कांशीराम के साथ मैंने स्वयं काम किया है। जब कांशीराम एक ऑब्जर्वर के रूप में हम लोगों के सम्मेलनों में आया करते थे, हमारे मित्र अमिताभ जो बहुत ही अच्छे लेखक हैं, जिनकी कहानियाँ
संग्रह प्रकाशित हुए, जिनको पुरस्कृत किया गया, वो उनके बहुत ही करीब के दोस्त थे। करीब के दोस्त में उन्हीं के यहाँ रहा करते थे। मुंबई में जब भी कांशीराम जाया करते थे तो उन्हीं के यहाँ रुका करते थे, और उनके साथ वो हमेशा हमारे आंदोलन में रहा करते थे। हमसे बहुत चर्चा भी हुई, लेकिन हमने ये पाया कि जब कांशीराम ने अपना बामसेब का आंदोलन शुरू किया तो यहाँ के जितने भी उस वक्त के जो जाने माने लेखक थे, जिनको दलित लेखक कहा जाता था, हम लोगों को लेकर कांशीराम ने नाम लेकर ये कहा कि ये सब ब्राह्मण्यग्रस्त लोग हैं, ये आम्बेडकराइट नहीं है। अब खांडेकर यदि ब्राह्मण्यग्रस्त हो सकता है तो ये कांशीराम का आकलन कितना बेहुदा, कितना अतार्किक है, ये आपको समझना चाहिए। अब हुआ क्या, उधर जो जिसको कांशीराम को पूरा उधर इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, इसमें जो उत्तर प्रदेश, पंजाब वगैरह के जो लोग गए, जो वहाँ सहायक हुए, उन लोगों ने उसको बुलाया। ये बाबा साहब का नाम लेकर, बहुजन समाज का नाम लेकर कांशीराम ने जो भी आंदोलन शुरू किए, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने दलित लोगों को नकारा, ये नहीं बोल रहा मैं, लेकिन दलित आंदोलन की यशस्विता जिस आम्बेडकर तत्वज्ञान पर निर्भर होती थी, अब आपको जो होना चाहिए था वो कांशीराम ने नहीं किया। आम्बेडकर का नाम लिया। मैं तो मूलभूत प्रश्न ये कर रहा था, मेरा तो मूलभूत कि हम लोग इतनी बात तो किए हैं इतिहास। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर, धन्यवाद।